हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि आपको टाइटल देख के पता चल गया होगा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन के बारे में। रेप्लिकेशन मींस क्या होता है? डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। अब डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो डीएनए का जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, उससे लेके हम लोग हायर लेवल तक डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक डीएनए से दूसरे डीएनए की कॉपी बनती है। ओके, तो कॉपी बन रही है, इसका मतलब उसके अंदर जो मोनोमर फॉर्म है, उसकी जो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है उसी की कॉपी फॉर्म होगी। तो वो किस तरह से होगी, और प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो उसमें किस तरह से रिप्लिकेशन हो रहा है, वहां कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो रही है, और यूकैरियोट्स के अंदर लीनियर फॉर्म में है और हिस्टोन से रैप्ड है। तो किस तरह से हिस्टोन को वहां से हटाया जाएगा और उस डीएनए को पूरा लीनियर फॉर्म में लाके उसका रिप्लिकेशन करवाया जाएगा, कौन कौन सी प्रोटीन्स वहां पे इन्वॉल्व होगी, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आज वाले इस वीडियो के अंदर। ओके, और देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सीएसआई नेट में 2015 जून से लेके दिसंबर 2019 तक पूछे गए हैं। सारे जून और दिसंबर वाले क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ रेप्लिकेशन के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया जाता है? सबसे पहले इसमें पेंटोज शुगर होती है, एक और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो पेंटोज शुगर कौन सी होती है? आरएनए के अंदर हम लोग देखें तो राइबोज शुगर होती है, और डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी क्यों बोला है? क्योंकि इसकी जो सेकंड पोजीशन है 2 डीऑक्सी राइबोज, सेकंड पोजीशन पे जो इसका ऑक्सीजन ग्रुप है वो वहां पे से रिमूव हो चुका है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बेसिक के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से डीएनए को एज ए जेनेटिक मटेरियल रखा जाता है सारे ऑर्गेनिज्म में, एक्सेप्ट सम वायरसेस। ओके, क्योंकि डीएनए जो होता है वो काफी ज्यादा स्टेबल फॉर्म में होता है, और स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करवा रहा है डीएनए को? ये 2 डीऑक्सी राइबो शुगर। ओके, तो इसी वजह से डीएनए सबसे ज्यादा स्टेबल मटेरियल है, और इसी वजह से इसको जेनेटिक मटेरियल यूज किया जाता है। और उसके बाद जो शुगर होती है यहाँ पे बीटा फॉर्म में होती है। बीटा फॉर्म मीन्स ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये फर्स्ट पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है ये अपर साइड में होगा। अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर नीचे होता तो इसको क्या बोला जाता है? अल्फा फॉर्म। ओके, तो ये क्या होता है? बीटा फॉर्म में होती है। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी से रिलेटेड घुमा फिरा के इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हो सकता है आपको लोगों को पता हो पहले से, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को शायद पता नहीं होगा इसके बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन के एग्जांपल है एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और जो प्यूरिन्स होते हैं उसके अंदर 2 रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, और पायरिमिडीन के अंदर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। और इसको जो नोमेनक्लेचर, इसका जो रीड किया जाता है, इसको कहाँ से किया जाता है? ये वाला एन जो है उसको फर्स्ट इधर से इस तरह से रीड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। ओके, लेकिन इसमें पायरिमिडीन में कैसे रीड करेंगे? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अगर इसको देखें तो ये क्या है? 6 अमाइनो प्यूरिन, 6 पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है, 6 अमाइनो प्यूरिन हो गया। इसी तरह से ये क्या हो गया? 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। तो इस तरह से इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। पायरिमिडीन को भी इस तरह से बोलेंगे। और अगर साइटोसिन के अंदर फिफ्थ पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको वो क्या हो जाएगा? साइटोसिन की ये सेम स्ट्रक्चर है और ये भी सेम स्ट्रक्चर है। साइटोसिन के फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ जाए तो ये इसको क्या बोला जाएगा? थायमिन। ओके, और अगर फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आके डीएमिनेशन हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे? यूरेसिल। ओके, तो ये कॉमन चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जब एक शुगर मॉलिक्यूल, एक जो नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोसाइड जो दूसरे न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच होंगे तो वो फॉस्फेट के साथ अटैच होंगे। तो न्यूक्लियोसाइड किसको बोला जाता है? अगर बेस और शुगर से प्रेजेंट है तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड, और अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ये कोई ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है। और इसमें क्या होगा? अगर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तब ये क्या होगा? 2 फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, 2 पायरोफॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो रहे हैं और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है? फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगर कहीं पे फ्री 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वहीं पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है, क्योंकि 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे यहाँ पे हमें पता हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओके,
तो यहाँ से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है और 2 पायरोफॉस्फेट रिलीज होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये डीएनए का सम कुछ बेसिक है। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये है साइटोसिन। हमें पता है साइटोसिन और ग्वानिन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और थायमिन और एडेनिन के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो अगर एक ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच्ड है तो किस तरह से अटैच्ड है, इस तरह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है एक नाइट्रोजनस बेसिस से दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस में, इसलिए ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। ओके, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, एक ये पूरा न्यूक्लियोटाइड का वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ग्रुप है और उसके बाद इधर वापस पॉलीन्यूक्लियोटाइड ग्रुप है और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये आप लोग देख सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट है, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो किस तरह से होता है। तो उसके लिए मिजेल्सन एंड स्टाल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, एक जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, उसको जो हेवी मेटल होता है N15, उसके अंदर इसको ग्रो किया गया। ओके, तो उसके अंदर अगर ग्रो कर रहे थे, नॉर्मली ये क्या होता है, हेवी मेटल के अंदर ही ग्रो, इसमें N15 ही इनकॉर्पोरेट होता है, लेकिन उसको क्या किया गया, बाद में वापस N14 जो लाइट मीडियम है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि इस तरह से अगर इस तरह की यहाँ पे कंडीशन फॉर्म हो रही थी, एक स्ट्रैंड वहां पे हेवी मेटल वाली आ रही थी और एक स्ट्रैंड वहां पे कौन सी आ रही थी, लाइट मेटल वाली आ रही थी। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक डीएनए स्ट्रैंड थी जिसको किस में ग्रो किया गया हुआ था, हेवी मेटल के अंदर। फिर इसको जब लाइट मेटल के अंदर N14 मीडियम में अगर ग्रो किया गया, तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रैंड यहाँ पे पेरेंट वाली आई और एक स्ट्रैंड जो डॉटर स्ट्रैंड थी वो यहाँ पे लाइट मीडियम वाली आई। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। इसके अलावा हाइपोथेटिकली उन्होंने ये भी बताया कि कंजर्वेटिव मोड में किस तरह से हो सकता है। कंजर्वेटिव मोड में होगा तो किस तरह से होगा, ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड थी वो एज इट इज वापस से ट्रांसफर हो गई और एक दूसरी स्ट्रैंड जो डॉटर स्ट्रैंड थी वो वापस से अलग से ट्रांसफर हो रही है। फिर वापस से यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट स्ट्रैंड एज इट इज ट्रांसफर हो रही है हेवी हेवी वाली। तो यहाँ पे कोई हाइब्रिड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगर हाइब्रिड नहीं फॉर्म हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव। और एक होता है डिस्पर्सिव। डिस्पर्सिव मीन्स यहाँ पे कुछ फ्रेगमेंट्स इसमें हेवी मीडियम वाले आ गए और कुछ फ्रेगमेंट्स यहाँ पे N14 वाले आ गए। तो इसमें इसको क्या बोला जाता है, डिस्पर्सिव। लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में इस तरह की और इस तरह की ये जो कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव टाइप की जो कंडीशन है वो फेवरेबल नहीं होती, वो प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। ओके, लेकिन एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको 3 डायग्राम दे देंगे और उसमें हाइब्रिड अगर 0% दे रखा है तो आपको क्या कंसिडर करना है, उसको कंजर्वेटिव मोड ऑफ रिप्लिकेशन। ओके, तो ये हो गया मिजेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, ये सारी प्रोटीन्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, पहले उसमें 3 स्टेप में ये डिवाइड होता है। एक होता है इनिशिएशन, उसके बाद इलोंगेशन, देन टर्मिनेशन। ओके, तो इनिशिएशन के लिए कौन सी प्रोटीन्स रिक्वायर होगी, इलोंगेशन के लिए कौन सी होगी, देन उसके बाद टर्मिनेशन किस तरह से होगा। टर्मिनेशन इसका रेप्लिकेशन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया के अंदर देखें तो सर्कुलर प्लाज्मिड है, तो एक पर्टिकुलर उसमें स्पेसिफिक साइट होगी जहां पे जाके वो टच साइट प्रेजेंट रहती है, टर्मिनेशन साइट, वहां पे क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। और यूकेरियोट्स के अंदर हम लोग देखें तो टीलोमियर्स प्रेजेंट रहते हैं एंड्स पे, डीएनए के एंड पे। तो वो टीलोमियर की जो एंड रिप्लिकेशन प्रॉब्लम अराइज होती है उसको किस तरह से रिजोल्व करेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखेंगे अभी हम लोग। तो सबसे पहले क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो सबसे पहले ये वाला देख लेते हैं, डिफरेंसेस क्या है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर। तो लोकेशन कहाँ पे होती है, अगर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोट में, क्योंकि प्रोकैरियोट में हमें पता है न्यूक्लियस तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो यूकैरियोट में कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर। देन ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ 1 ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन प्रेजेंट रहता है, लेकिन यूकैरियोट के अंदर मल्टीपल ओराई सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है, ये सबको पता है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की लेंथ कितनी होती है, 100 टू 200 और मोर न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ।
जबकि इसमें क्या होती है 150 न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि काफी सारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे स्मॉल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट रहेंगे। देन उसके बाद इनिशिएशन एलिमेंट कैरीड आउट बाय प्रोटीन डीएनए ए एंड डीएनए बी। ओके, जो इनिशिएशन एलिमेंट, इनिशिएशन प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होती है डीएनए ए, जो आके रिकॉग्नाइज करेगी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को, और उस जो डीएनए की बाइंडिंग हो रही है उसको ओपन अप करेगी। देन वहां पे क्या होगा, एक रेप्लिकेशन फॉर्मेशन होगा, रेप्लिकेशन आई का फॉर्मेशन होगा। देन डीएनए बी क्या है यहाँ पे हेलिकेज की तरह वर्क करेगा। ओके, उसके बाद कैरिड आउट बाय रिप्लिकेशन रिकॉग्निशन ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ORC कॉम्प्लेक्स यहाँ पे वर्क करता है इनिशिएशन के लिए। ओके, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज कौन कौन से होते हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं, और इसमें काफी सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जो मेन जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ओके, तो ये मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के रिप्लिकेशन की इनिशिएशन के लिए। देन उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इसमें हमें पता है डीएनए ए प्रोटीन करेगी, और इसमें ORC ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स 1,6, और इसमें भी एटीपी का रिक्वायरमेंट होगी और इसमें भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। डीएनए ए प्रोटीन को एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है कि कहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट हो रही है, और अगर इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट हो रही है तो इसका अगर एडीपी में कन्वर्जन हुआ तो वापस से इसको एटीपी कौन प्रोवाइड करवा रहा है, वापस से ये किस तरह से चार्ज हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स हेलिक्स, अनवाइंडिंग कौन करवाएगा, हमें पता है हेलिकेज करवाता है। ओके, तो हेलिकेज को भी यहाँ एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, और हेलिकेज भी अलग अलग प्रोकैरियोट के अंदर हेलिकेज की तरह डीएनए भी वर्क करती है, और इसमें भी एक अलग प्रोटीन होती है पीसीएनए रिंग होती है। ओके, उसके बारे में भी अभी हम लोग देखेंगे। देन स्टेबलाइजेशन ऑफ अनबाउंड टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो स्टेबल जैसे एक स्ट्रैंड जैसे ओपन अप हो गई, डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ओपन हो गई, तो उसको वापस से रीवाइंडिंग नहीं हो जाए उसके लिए कुछ प्रोटीन्स वर्क करती हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होती है। तो वो क्या करती है, सिंगल स्ट्रैंड पे जाके बाइंड हो जाएगी ताकि अनबाइंडिंग को प्रिवेंट करती है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन यूकेरियोट्स के अंदर उसका अलग नाम होता है, अभी हम लोग देखेंगे जब स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन उस टाइम देखेंगे। देन सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्राइमर्स, आरएनए प्राइमर्स का सिंथेसिस कौन करवाता है, प्राइमेज करवाएगा। ये बेसिक नाम आप याद कर लो, प्राइमेज की तरह प्रोकैरियोट्स में अलग प्रोटीन वर्क करेगी और यूकैरियोट में अलग प्रोटीन वर्क करेगी। लाइक इसमें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करेगा, तो इसमें कोई डीएनए पॉलीमरेज अल्फा करेगा। ओके, देन सिंथेसिस ऑफ लीडिंग एंड लेगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड मींस जिसमें कंटिन्यूअसली रिप्लिकेशन हो रहा है, उसमें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है, और लेगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस भी इसमें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है। ये मेजर रिप्लिकेटिव एंजाइम है प्रोकैरियोट्स के अंदर, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। लेकिन यूकैरियोट के अंदर लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करवाता है डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन आना चाहिए था। ओके, एप्सिलॉन होगा यहाँ पे, ये रॉन्ग दिया हुआ है, और लेगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करवाता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ओके, और अल्फा तो यहाँ पे प्राइमेज की तरह वर्क करेगा। देन रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, रिमूवल कौन करवाता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, क्योंकि इसके अंदर 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है। लेकिन यूकैरियोट के अंदर जो रिमूवल करवाता है प्राइमर का, वो करवाता है आरएनएस एच एंड फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, अननोन नहीं है ये, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लैप एंडोन्यूक्लियस एंड आरएनएस एच। देन रिप्लेसमेंट ऑफ आरएनए विद डीएनए मीन्स वापस से अगर प्राइमर को रिमूव करवा दिया तो वापस से जो गैप बचा है उस गैप की फिलिंग कौन करवा रहा है, तो गैप फिलिंग का काम यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में करवाता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और यूकैरियोट में करवाता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। ओके, देन ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करवाता है डीएनए लाइगेज, दोनों के अंदर डीएनए लाइगेज वर्क करेगा। और डीएनए जो लाइगेज होता है उसका मैकेनिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए लाइगेज को रिक्वायरमेंट होती है NAD+ की एज ए कोफैक्टर, एंड यूकैरियोट में होती है डीएनए लाइगेज को रिक्वायरमेंट एज ए कोफैक्टर एटीपी की रिक्वायरमेंट। ओके, देन रिमूवल ऑफ पॉजिटिव सुपरकोइलिंग अहेड ऑफ एडवांसिंग रिप्लिकेशन फोर्क, तो उसकी जो पॉजिटिव सुपरकोइलिंग आ गई, जैसे अपन किसी रस्सी को अगर वहां पे वाइंडिंग हो रही है और खींचते तो आगे जाके कुछ और ज्यादा वहां ट्विस्टिंग हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, सुपर कोइलिंग। तो उस सुपर कोइलिंग को रिमूव करवाने का काम करवाता है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज
सॉरी डीएनए टोपोआइसोमेरेज सेकंड एंड डीएनए टोपोआइसोमेरेज फर्स्ट। तो डीएनए टोपोआइसोमेरेज जो होता है उसको बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर बोला जाता है डीएनए गायरेज। ओके, तो ये वाली प्रोटीन्स और ये फंक्शन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने सारी बातें बोली वो इज बिल्कुल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उनको एज इट इज नोट डाउन करना है और अच्छे से रट लेना है, अच्छे से आपके माइंड में फिक्स कर लेना है, क्योंकि यही इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। ओके, और देखते हैं ये इतने सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं प्रोकैरियोट के डीएनए रेप्लिकेशन में। तो इनिशिएशन प्रोटीन कौन सी होती है? इनिशिएशन प्रोटीन का वर्क क्या होता है? प्रोटीन का नाम है डीएनए ए और उसका वर्क है मेल्ट डीएनए एट origin of replication complex and exposing two template single stranded DNA strands। ओके, तो सिंगल स्टैंडर्ड उसकी अनवाइंडिंग करवा देगी यहाँ पे। फिर डीएनए बी जो हेलिकेज की तरह वर्क करता है वो क्या करवाएगा? अनवाइंडिंग द डीएनए हेलिक्स एट द फ्रंट एंड ऑफ ईच रिप्लिकेशन फॉर्क ड्यूरिंग रिप्लिकेशन। तो जब रिप्लिकेशन बबल फॉर्म होता है, जैसे ही रिप्लिकेशन डीएनए ओपन अप होता है तो वहां पे जो रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है वो कितना होता है? टू रिप्लिकेशन फॉर्क बनती है, क्योंकि हमें पता है रिप्लिकेशन कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल फॉर्म में होता है, तो इधर भी डायरेक्शन में जाएगा वो इधर भी जाएगा, तो टू रिप्लिकेशन फॉर्क का फॉर्मेशन होता है। और रिप्लिकेशन फॉर्क का मतलब क्या है? वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी रिलीज नहीं हुई, तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिमूव करवाने का काम कराएगा हेलिकेज। ओके, देन डीएनएसी क्या है? यहाँ पे हेलिकेज लोडर है, हेलिकेज को लोड करवाने का काम करेगा, क्योंकि हेलिकेज क्या है? एक रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहता है, तो वो उसको एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसको वापस से ओपन करके वहां रिंग का फॉर्मेशन होगा और उस वापस हुक को किया जाएगा? वापस से बंद करवा दिया जाएगा। ओके, तो हेलिकेज लोडर क्या करवाएगा? लोड द डीएनए बी हेलिकेज ऑन टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो सिंगल स्ट्रैंड पे डीएनए हेलिकेज को लोड करवाएगा और फिर वो क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिमूव करेगा, वहां अनवाइंडिंग करवा देगा। देन डीएनए जी क्या है? यहाँ पे प्राइमेज की तरह वर्क करेगा। तो डीएनए जी सिंथेसिस आरएनए प्राइमर्स यूज टू इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस। ओके, तो इनिशिएशन के लिए सबसे पहले कुछ रिक्वायरमेंट होती है कुछ शॉर्ट फ्रेगमेंट की, वो कौन करेगा? प्राइमेज करवाएगा। कुछ शॉर्ट आरएनए फ्रेगमेंट वहां पे सिंथेसाइज कराएगा, देन डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। देन अल्फा कैटालाइटिक सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के अंदर अलग अलग सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, लाइक अल्फा, एप्सिलॉन, बीटा। ओके, तो अल्फा का क्या काम है? यहाँ पे कैटालाइटिक सब यूनिट ऑफ मेन रिप्लिकेटिव पॉलीमरेज ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की जो अल्फा सब यूनिट है उसका क्या वर्क है। ओके, देन एडिटिंग सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिस ये क्या है? अल्फा कैटालाइटिक सब यूनिट। एप्सिलॉन क्या है? यहाँ पे एडिटिंग सब यूनिट। एडिटिंग सब यूनिट ऑफ मेन रिप्लिकेटिव पॉलीमरेज ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन। ये किस तरह से एडिटिंग करवाती है इसके बारे में हम लोग जब इनिशिएशन पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे कि एप्सिलॉन सब यूनिट किस तरह से एडिटिंग करवा रही है। देन बीटा क्लैंप सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, क्लैंपिंग सब यूनिट ऑफ मेन रिप्लिकेटिव पॉलीमरेज ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन। ओके, तो बीटा क्लैंप क्या होता है? वहां पे इस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन को लोड करवाने के लिए भी एक क्लैंप की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं बीटा क्लैंप। ओके, देन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या है? प्रोसेस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एंड आल्सो फिल इन गैप ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस, डीएनए रिपेयर प्रोसेस। देन डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी एंड एडिटिंग एक्टिविटी प्रेजेंट रहते हैं, स्पेशली ऑन लेगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस एंड सम इन्वॉल्वमेंट इन डीएनए रिपेयर। तो मेन जो रिप्लिकेटिव एंजाइम होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। देन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन bind with single stranded region of DNA in the replication fork and prevent the strand from rejoining। उसकी वापस से rejoining नहीं हो जाए उसको prevent करवाने का काम करती है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। देन गायरेज ए और गायरेज बी इसके जीन है। डीएनए गायरेज जो टोपोआइसोमरेज होता है, टाइप सेकंड टोपोआइसोमरेज इन्वॉल्व इन रिलीविंग पॉजिटिव सुपरकोइलिंग टेंशन caused by the action of हेलिकेज। अगर हेलिकेज वहां पे वर्क कर रहा है और उधर से हेलिकेज अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को रिमूव करता जा रहा है तो आगे हो सकता है सुपर कोइलिंग फॉर्म हो जाए, तो उस सुपर कोइलिंग को रिमूव करवाने का काम करता है डीएनए गायरेज या टोपोआइसोमरेज। देन टोपोआइसोमरेज फोर्थ
Type second topoisomerase involved in decatenation of daughter chromosome during DNA replication। तो ये मेन प्रोसेस होता है प्रोकैरियोट के अंदर, क्योंकि जो अगर उसका जो बैक्टीरिया का जो जीनोम है उसमें क्या होता है, जैसे बायडायरेक्शनली रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, एक रिप्लिकेशन तो स्टार्ट हो रहा है, उसके साथ साथ दूसरा रिप्लिकेशन वापस से स्टार्ट होने लग जाता है, जो न्यू फॉर्मेशन हुआ है डीएनए का उसमें भी रिप्लिकेशन वापस से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब एंड अप होता है तो एक जैसे रिप्लिकेशन फिनिश हो रहा था पूरा जीनोम, उसको रिप्लिकेट होने में लग रहे थे 20 मिनट्स, सॉरी 40 मिनट्स लग रहे थे। ओके, तो उसको रिप्लिकेशन को वापस से टू सेल फॉर्मेशन में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 20 मिनट में टू सेल फॉर्मेशन हो जाएगी, वहां पे टू की जगह पे फोर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वापस से स्टार्ट हो जाता है डीएनए रिप्लिकेशन। तो उसमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसको बोला जाता है कैटेनेटेड फॉर्म। ये हम लोग जब रिप्लिकेशन पढ़ेंगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कैटेनेशन का फॉर्मेशन होता है। तो इस डी कैटेनेशन कैटेनेटेड जो फॉर्म होती है उसको डी कैटेनेटेड करने के लिए टोपोआइसोमरेज 4 वर्क करता है। ओके, देन डीएनए लाइगेज, लाइगेज का हमें पता है क्या करेगा, उसको जो फ्रेगमेंट्स बने हैं उनको ज्वाइन करने का काम करेगा। तो fixes nick in the DNA backbone during DNA replication and DNA damage and DNA repair process। तो ये सब जगह वर्क करता है डीएनए लाइगेज। तो ये सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं प्रोकैरियोटिक रिप्लिकेशन के अंदर। अब जब हम लोग इसको वापस से स्टार्ट करेंगे, पूरा प्रोसेस देखेंगे, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से डीएनए ए आके बाइंड हो रही है, कौन सी साइट पे वो आके बाइंड होती है, एडेनिन पे बाइंड होती है या कहाँ पे बाइंड होती है, किस तरह से वहाँ मिथाइलेशन होता है। ये सारा प्रोसेस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जब हम लोग पूरा रिप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तब। और यूकैरियोट के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और एप्सिलॉन, इनका जो मेन फंक्शन क्या होता है, इनके अंदर एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। अल्फा के अंदर होती है पॉलीमरेज और प्राइमेज एक्टिविटी, देन 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, देन बीटा के अंदर होती है पॉलीमरेज एक्टिविटी, गामा के अंदर होती है पॉलीमरेज और 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब क्या है, ये है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ओके, और डेल्टा के अंदर भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी और पॉलीमरेज एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है। और एप्सिलॉन के अंदर भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी और 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट रहती है। तो लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस करवाता है एप्सिलॉन, लेगिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस करवाता है डेल्टा, और बीटा किस में वर्क करता है, बेस एक्सक्रीशन रिपेयर में वर्क करता है। गामा कहाँ पे करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रेप्लिकेशन में वर्क करता है। और अल्फा क्या है, एक प्राइमर का सिंथेसिस करवाता है, प्राइमेज है। ओके, और रिपेयर सिस्टम में भी वर्क करता है। तो ये सारी प्रोटीन्स के नाम आप बिल्कुल लर्न कर लो इसको, एक पेज के अंदर बड़े बड़े इसमें लिख के इसको पेस्ट कर लो अपने सामने, ताकि आपको इजीली ये अच्छे से क्लियर हो जाए, माइंड में फिक्स हो जाए। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका पूरा प्रोसेस कि किस तरह से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर। देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, सो थैंक यू।